नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वॉशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए अमेरिका की राजधानी में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यूक्रेन संकट के साये में आयोजित हो रही है और ये दोनों सरकारों की तरफ से इस द्विपक्षीय संबंध को दिए जाने वाले महत्व को प्रतिबिंबित करती है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन आज व्हाइट हाउस से पीएम मोदी के साथ डिजिटल बैठक करेंगे और ऐसा करके उन्होंने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को स्तर को बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं। आपको बता दें, दो भारतीय मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर का अपने अमेरिकी समकक्षों अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ व्हाइट हाउस से डिजिटल बैठक में शामिल होना निर्धारित है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि डिजिटल बैठक के दौरान बाइडेन और पीएम मोदी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें कोविड-19 महामारी को खत्म करना, जलवायु संकट का मुकाबला करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, लोकतंत्र और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के प्रमुख राजनीतिक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाकर ओबीसी वर्ग के एक हिस्से को लुभाने के प्रयास का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा, क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहा वो आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक सहयोगी हैं वो। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है। नीतीश कुमार के मुख्य सहयोगी हैं वो, राजनीतिक सहयोगी। जयंती मनाई जा रही है, ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के मुख्य राजनीतिक सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा और अशोक जयंती मनाने को लेकर ओबीसी को रिझाने का आरोप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। रामनवमी के जुलूस के दौरान जगह जगह पर हंगामा देखने को मिला। गुजरात से लेकर बंगाल तक यह हंगामा देखने को मिला है। कहीं आगजनी हुई तो कहीं उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। गुजरात में एक हंगामे में शख्स की मौत भी हो गई। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया। गुजरात के सांबर कांठा में उपद्रवियों ने कई दुकानें जला दी तो आनंद जिले में एक शख्स की मौत हो गई। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। उपद्रवियों ने शोभा यात्राओं को निशाना बनाया। साबरकांठा के हिम्मत नगर में विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। इसके बाद भारी हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने सड़क पर कई गाड़ियों को फूंक दिया, दुकानों में आग लगा दी। हंगामा करने को लेकर पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जमकर हंगामा काटा गया तो शहर में आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली, जिनमें 4 घर पूरे तरीके से जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस शुरू ही हुआ था कि उपद्रवियों ने डीजे को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। मचान ताला पेट्रोल पंप मोड़ के पास स्थित मस्जिद के सामने से निकल रहे जुलूस पर हंगामा होने के आसार देखते हुए पुलिस ने जुलूस का रास्ता दूसरी तरफ से मोड़ देने को कहा, लेकिन जुलूस में शामिल लोगों ने इससे इनकार कर दिया। भारी तादाद में लोगों ने पुलिस के साथ की गई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जुलूस निकालने की कोशिश की। तो पूरे तरीके से पूरे हंगामे से भरी रामनवमी रही है। जुलूस के दौरान कई जगह पर हंगामे देखने को मिले हैं।
दिल्ली में जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। इस बार रामनवमी पर नॉनवेज खाने से रोकने और पूजा में बाधा डालने के आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये विवाद बढ़ा, जो मामूली झड़प से खूनी मारपीट में बदल गया। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई और इसके बाद पथराव की घटना भी देखने को मिली, जिसमें कई छात्र बुरे तरीके से घायल हो गए। लेफ्ट और एबीवीपी से जुड़े छात्र एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब जेएनयू छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी ने ट्वीट कर दावा किया कि एबीवीपी के लोग कावेरी हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज खाने से रोक रहे हैं। इसके बाद शाम होते ही मारपीट की खबर सामने आ गई। साई बालाजी ने ट्विटर पर लिखा था कि कावेरी हॉस्टल में एबीवीपी के गुंडों ने छात्रों को नॉनवेज खाने से रोका। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में रोमांचक मुकाबला हुआ, जो आखिरी ओवर तक चला। राजस्थान ने लखनऊ को 166 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन लखनऊ इसे पार नहीं कर पाया। मैच है वो आखिरी ओवर तक खेला गया। लखनऊ को 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन युवा कुलदीप सेन ने आखिरी ओवर में कमाल दिखाया और मार्कस स्टोइनिस जैसे बल्लेबाज के सामने 15 रन नहीं बनने दिए। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रनों से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी 2 ओवर में 34 रनों की जरूरत थी। लखनऊ के मार्कस स्टोइनिस ने और आवेश खान क्रीज पर थे। ऐसे में चुनौती थी कि कैसे स्कोर को कम किया जाए। 19वें ओवर में राजस्थान की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा क्रीज पर आए और उन्होंने 19 रन लुटवा दिए। मार्कस स्टोइनिस से इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जमा दिया और अपनी टीम को मैच में वापस ले आए। लखनऊ को आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी और राजस्थान की ओर से कुलदीप सेन ने मोर्चा संभाला और अपनी टीम को जीत दिलाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता गंवा दी। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुमत साबित नहीं कर पाए। अब विपक्ष की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि पीएमएल के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम हो सकते हैं। इसके अलावा नवीद कमर शाह स्पीकर, बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री, राना सनाउल्लाह गृह मंत्री, शाजिया मुरी सूचना मंत्री, ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री, फैसल सुबजवारी बंदरगाह और नौवहन मंत्री, मरियम औरंगजेब पीएम की प्रवक्ता और आजम तदार कानून मंत्री की शपथ ले सकते हैं। तो ये कैबिनेट पूरी रह सकती है। पाकिस्तान में लगातार जो सियासी ड्रामा देखने को मिला, उस बीच में अब शहबाज शरीफ जहां प्रधानमंत्री के लिए अपना नामांकन करने जाएंगे, उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो को, जो कि बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, उनको ये जिम्मेदारी मिल सकती है कि वो विदेश मंत्रालय संभालें। और ऐसे में कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान कैसे आगे अपनी जो पूरी एक आइडियोलॉजी को रखेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पूरा ड्रामा देखने को मिला है, सियासी ड्रामा जो हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की छवि को कहीं ना कहीं विदेशी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हानि हुई है। और ऐसे में अब नई सरकार के सामने, जब नई सरकार का गठन होगा, तो ये बहुत बढ़िया चैलेंज होगा कि जो स्थिति खराब हुई है उसको ठीक कैसे किया जाए, किस तरीके से वो वापस अपने जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत खोई है उन्होंने, उसको हासिल कैसे करेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित लाहौर किले में लगी प्रथम सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। आपको बता दें कि इसकी फिर से मरम्मत शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उम्मीद है कि जल्द ही महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को लाहौर किले में एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाएगा। वहीं कुछ महीने पहले इसे एक प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था, जिसे अब दोबारा बनाया जा रहा है। इससे पहले 2019 और
2020 में भी धार्मिक समूहों के सदस्यों की तरफ से इसे तोड़ दिया गया था। उन संगठनों ने दावा किया कि महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किया था। वहीं इस पर भारत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पाकिस्तान ऐसे हमलों को रोकने के अपने कर्तव्य में पूरे तरीके से विफल रहा है। इससे अब अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उनकी मूर्ति को फकीर खाना संग्रहालय के निदेशक फकीर सैफुद्दीन की देखरेख में बनाया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नटाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। ये गुजरात का पहला बॉर्डर पॉइंट है जहां बॉर्डर की फोटो गैलरी और हथियारों समेत टैंकों का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि नटाबेट में सिर्फ बीएसएफ के जवान ही प्रदर्शन करेंगे। इसमें पाकिस्तान की सेना भाग नहीं लेगी। नटाबेट का पॉइंट भारत पाकिस्तान सीमा से केवल 20 से 25 किलोमीटर पहले बनाया गया है। नटाबेट व्यू पॉइंट में जवानों की कहानियों को हमारे सामने रखा जाएगा। बॉर्डर पर लगे तारों को टूरिस्ट छूकर महसूस कर सकेंगे। वहीं इसमें गुजरात टूरिज्म को बढ़ावा भी मिल सकेगा। यहाँ नाम निशान के नाम से आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। इसके अलावा एडवेंचर अरीना एक्टिविटी जोन भी है, जिसमें जिप लाइनिंग से लेकर शूटिंग, क्रॉसबो, पेंटबॉल, रॉकेट इंजेक्टर वगैरह का लुत्फ उठाया जाएगा। वहीं बीएसएफ को समर्पित एक संग्रहालय भी तैयार किया गया है, जिसमें MiG-27 लड़ाकू विमान और बीएसएफ स्तंभ हैं। आज मैं यहाँ पर नटाबेट पर पाकिस्तान सीमा से 30 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज पर्यटन केंद्र गुजरात सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बनाया है। इसका फॉर्मल उद्घाटन करने के लिए आया था। वैसे तो यहाँ यात्रियों का आना जाना लगभग दिसंबर जनवरी माह से चालू है। हर रोज लगभग 10,000 यात्री आते हैं। कुछ दिन वो आंकड़ा 20,000 को भी क्रॉस करता है। मित्रों, पर्यटन केंद्र क्यों बनाया गया है उसके बारे में मैं बाद में आपको बात करूंगा। सबसे पहले मैं बीएसएफ के जवानों को, पूरी बीएसएफ की टीम, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कुछ भी काम करते हैं, वो सभी को पूरे देश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताने के लिए। और इसको एक प्रकार से नाम तो सैनिक सम्मेलन दिया है, मगर ये मेरी दृष्टि से एक आभार सम्मेलन है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हो और विशेषकर बीएसएफ, उसका काम कितना कठिन होता है। मैं गुजरात से हूं, कच्छ और बनासकांठा का रेगिस्तान मैंने देखा है। अभी से ही 42 डिग्री 43 डिग्री गर्मी पहुंच चुकी है। रेत की आंधियां, चिलचिलाती गर्मी, हाड़ को थिजा देने वाले ठंडी, ये सब के बीच में अहर्निश एकाग्रता के साथ जीवन पर्यंत कर्तव्य के मंत्र को साकार करते हुए बीएसएफ के जवान देश की 6385 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करते हैं। और मैं मानता हूं कि देश के अंदर 6-7 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की, हर क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की
एक प्रकार से आयोजनबद्ध तरीके से प्रयास हो रहा है और वो प्रयास सफल इसलिए होगा कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के मेरे जवान सीमा पर अभेद सुरक्षा का सुदर्शन चक्र लिए हुए खड़े हैं। आप सीमाओं की सुरक्षा करते हो, इसीलिए सीमा के अंदर विकास संभव हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग संस्थानों पर नियंत्रण करते जा रहे हैं। क्या कुछ और कहा, सुनिए जरा। देखिए, वो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि एक ही पार्टी रहे। डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा नहीं करते कि हर जगह दूसरे पार्टी के एमएलएस को, एमपीज को, राज्यसभा मेंबर्स को लेकर जो तोड़फोड़ करते हैं वो डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते। लेकिन वो कोशिश हमेशा ये कर रहे हैं कि कहाँ पर वो जीत नहीं पाते वहाँ पर वो लोगों को तोड़ के अपने तरफ लेकर हुकूमत बनाते हैं। इसका मतलब यही हो गया जो राहुल गांधी जी पहले से कहते हुए आ रहे हैं, वैसा आज मायावती जी ने यही कहा कि वन पार्टी रूल इस देश में वो लाना चाहते हैं और आरएसएस भी वही चाहती है। तो इसीलिए हमको मजबूत होना ज़रूरी है, सब मिलके लड़ना ज़रूरी है उनके खिलाफ। इस आरोप से सर इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने विरोधी मानसिकता या द्वेष की बात दिखी, जो बात उन्होंने कल कही, ऐसा मायावती जी का आरोप है। नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ जुड़ी हुई है। हर समस्या का समाधान निकालने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी लड़ती है। तो ये जो उनका कहना है। बिहार के रोहतास जिले में 500 टन के पुल चोरी मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक राजद नेता भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक गैस कटर भी बरामद किया। जांच के लिए बनी एसआईटी की अगुवाई कर रहे एसडीओपी शशि भूषण ने बताया कि सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सिंचाई विभाग के मौसमी कर्मचारी अरविंद कुमार, राजद नेता शिव कल्याण भारद्वाज, चंदन कुमार, सच्चिदानंद, मनीष कुमार, गोपाल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी अरविंद के ही वाहन से पुल के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया था। बता दें कि बीते दिनों बिहार के रोहतास जिले में शनिवार को चोरी का एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। यहां नकली अधिकारी बनकर आए चोरों ने 3 दिन में 60 फीट लंबे और 500 टन वजनी लोहे के पुल को ही गायब कर दिया। मजेदार बात यह है कि चोरों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारी से ही पुल कटवाया और गाड़ियों में भरकर उसका लोहा चुरा ले गए। पूरा मामला नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर का है, जहां पर आरा कैनाल नहर पर 1972 के आसपास लोहे का पुल बनाया गया था। इसी पुल को 3 दिन में चोरों ने चालाकी से कटवाया और फिर इसका लोहा ट्रक में भरकर 9-2-11 हो गए। इस पुल को कटवाने के लिए बुलडोजर, गैस कटर का भी इस्तेमाल होता रहा। यूपी सरकार ने 7 जनवरी 2022 को आदेश जारी किया था कि कोरोना की वजह से इस साल में निजी स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने को छूट दे दी, जिस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जमकर हमला बोला गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आप ये देखिए कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 16 मार्च को श्री भगवंत मान जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आदेश दिया कि पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा, पेरेंट्स को कोई दुखी नहीं करेगा। बहुत महंगाई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकने का आदेश, फीस बढ़ाने का रोकने का आदेश उन्होंने पास किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी, 25 मार्च को इनकी सरकार बनी। 10 दिन के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने आदेश पारित किया कि प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की, पेरेंट्स को लूटने की अब खुली छूट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उसी चुनाव में,
और पंजाब में आदेश पारित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो कहती है कि अब तो चुनाव हो गए, अब प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट है फीस बढ़ाने की। सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी से ठीक हो नहीं रहे, पूरी तरह से सरकारी स्कूल इन्होंने बर्बाद कर दिए, बंद कर दिए, बेच दिए, और प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं कि फीस बढ़ाओ। फिर आम आदमी जाएगा कहां? इतनी महंगाई हो रही है, लोगों की नौकरियां नहीं है, आम आदमी कहां जाएगा? आप ये देखिए कि जब पंजाब में आम आदमी वहीं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट के बोगटी गांव में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के संबंध में शनिवार को 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 9 लोगों की हत्या की गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में पलाश शेख, संजू शेख, सना शेख और छोटो शेख को नामजद किया गया है। इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद सीबीआई ने पुलिस से हत्या की जांच अपने हाथ में ली थी। माना जा रहा है कि भादु की हत्या की वजह से 21 मार्च को बोगुटी गांव में 9 लोगों की हत्या हुई। घरों में कथित तौर पर आग लगने से 2 बच्चे समेत 9 लोगों की जलने से मौत हो गई। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ के सामने भादु शेख की हत्या की भी सीबीआई से जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पीठ ने शेख की हत्या के मामले में जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को सौंप दी और ये आदेश दिया ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके। एक नीम और दूसरा करेला, मतलब कि दोनों ही बहुत तीता। भारत के लिहाज से कहें तो पाकिस्तान में कमोबेश यही स्थिति है, जहां राजनीतिक अस्थिरता के बीच में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, जो कश्मीर विवाद के समाधान होने तक जो संभव है वो नहीं है। शहबाज शरीफ सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बता दें कि इमरान खान भी अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीर का राग अलापते रहे। बता दें कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चयन आज होना है, जब नेशनल असेंबली इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद फिर से बैठक करेगी। संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ पीएम पद के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना तय माना गया है। वहीं इमरान की विदाई भी पीटीआई से शाह महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।